हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने आपको कहानी सुनाई थी। फेसबुक पर मजाक करने की वजह से 3 लोगों की जान चली जाती है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हिंदुस्तान में, मैं कहता हूँ, शायद सबसे बड़े किडनैपिंग की कहानी है। ये कहानी है गुजरात के सूरत की। वहाँ एक बिजनेसमैन, अरबपति रहा करते थे, हनीफ हिंगोरा। इनकी सूरत में फैक्ट्री थी, दमन में भी फैक्ट्री थी। अच्छा कारोबार था, बहुत पैसे वाले थे। इनका एक बेटा था, सुहेल हिंगोरा। ये कहानी है 2013 की। 2013 में 29 अक्टूबर को इनका बेटा सोहेल हिंगोरा दमन की फैक्ट्री में जाता है और वापस आने के टाइम पे जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ एक अचानक से गाड़ी आती है। उसमें कुछ लोग सवार थे। वो लोग आते हैं और सोहेल हिंगोरा को पकड़ लेते हैं और झगड़ा करते हैं। उसको अपनी कार में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोहेल हिंगोरा भी अच्छी बिल्ड का था, लंबा चौड़ा, बहुत अच्छी हेल्थ। ऐसा था कि 2-4 को वो अकेले संभाल सकता था। खैर, उन लोगों की तादाद ज़्यादा थी जो किडनैपर आए थे। कुछ देर के बाद वो लोग ज़बरदस्ती सोहेल हिंगोरा को अपनी कार में बिठा लेते हैं और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर आंखों पर काली पट्टी बांध देते हैं और वो कार वहाँ से निकल जाती है। इधर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने ये सारा मंजर देखा और वो बीच में कोई इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो हथियारों से सब लैस आए थे वो लोग। तो उन्होंने उस गाड़ी को जाने के बाद फौरन सूरत में फ़ोन किया हनीफ हिंगोरा जी के पास और उनको पूरी दास्तान सुनाई कि सर, यहाँ पर ऐसा ऐसा अभी अभी हुआ है और सोहेल सर को जो है यहाँ से उठाकर कुछ लोग ले गए। उन्होंने ये जानकारी तुरंत ही सूरत के पुलिस स्टेशन में दी और पुलिस तफ्तीश में जुट गई। पुलिस सूरत से दमन तक जांच करती है, पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस के कुछ हाथ लगता नहीं। इसके बाद 2-3 दिन के बाद हनीफ हिंगोरा जी के पास एक कॉल आता है और उस कॉल में कहा जाता है, देखिए, आपका बेटा हमारे पास है और आपको होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अंजाम जानते हैं और हमें पैसा चाहिए। आप हमारे पास इतना पैसा भेज दीजिए और अपने बेटे को ले जाइए, वरना आप अंजाम जानते हैं क्या होगा। उन लोगों ने 100 करोड़ की फिरौती हनीफ हिंगोरा जी से मांगी थी। हनीफ हिंगोरा जी बहुत परेशान हो गए। 100 करोड़ का इंतज़ाम अचानक एकदम कैसे? खैर, वो कॉल कट हो जाता है और बात आई गई हो जाती है। अगले दिन फिर कॉल आता है। इधर पुलिस को जब पता चलता है कि जिस नंबर से कॉल आई थी वो उसकी जांच में जुड़ जाती है। पुलिस जब तक उसकी लोकेशन निकालती, ट्रेस करती, तब तक अगले दिन दूसरे नंबर से कॉल आ जाती है और फिर वो बात करते हैं, फिर वही रकम की बात करते हैं कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है, इतनी इतनी रकम आप पहुंचा दें, वरना आपके बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है। अब हनीफ हिंगोरा जी ने कहा कि इतनी बड़ी रकम मैं कैसे जुटा सकता हूँ, आप इतना ले लो जो मैं कर पाऊँ। तो सुनने में आता है 9 से 25 करोड़ के बीच में इनकी डील होती है। ये तो जानकारी मिली है कि 9 से 25 करोड़ के बीच में इनकी डील हुई, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता ऐसी जानकारी हासिल नहीं हुई है कि आखिर रकम थी कितनी। लेकिन ये जांचा गया है और सुना भी गया है कि
9 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में उनकी हनीफ अंगोरा जी की किडनैपरों से बात होती है। और इधर पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। वो एक नंबर की तलाश करती है, तब तक दूसरे नंबर से कॉल आ जाती है, दूसरे को ट्रेस्ट करती है, तब तक तीसरे से कॉल आ जाती है। पुलिस इसके टेस्ट करते करते परेशान हो जाती है और उधर से कॉल पर कॉल आती हैं। हर बार नया नंबर होता है, नए नंबर से कॉल आती है, बदली हुई आवाज़ होती है। पुलिस भी हैरान परेशान। अब इधर हनीफ अंगोरा जी ने कहा ठीक है, आप बताओ पैसा कैसे देना है। किडनैपरों ने कहा तुम्हें 100 करोड़ रुपए लेकर पटना में आना है, पटना में आना है और हमारी बताई हुई तय जगह पर आपको वो पैसे देना है और वहीं से हम बताएंगे कि आपका बेटा कहाँ है। हनीफ अंगोरा जी पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। पहले अपने रिश्तेदारों से, करीबियों से, अपनी फैमिली से बात करते हैं कि इतना पैसा देना सही है क्या नहीं, लेकिन एक जवान बेटे की ज़िंदगी का सवाल, डर है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए पैसे की खातिर। खैर वो चले जाते हैं पटना। पैसा लेकर हनीफ अंगोरा जी पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्होंने कॉल की, लेकिन वो लोग बहुत शातिर थे। अच्छा, इधर हनीफ अंगोरा जी के आसपास पुलिस भी थी शादी वर्दी में। इधर उधर से जानकारी जुटाने के चक्कर में वो पुलिस सोच रही थी कि इधर वो पैसा लेंगे और सामने से बेटे को हैंड ओवर कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये लोग पटना पहुंचते हैं। पटना से वो किडनैपर इनको छपरा बुलाते हैं और कहते हैं आप छपरा आइए, छपरा में ऐसी ऐसी जगह पर पैसा दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे आपका बेटा कहाँ है और हम आपको दे देंगे। हनीफ अंगोरा जी छपरा पहुंच जाते हैं। छपरा पहुंचने के बाद बताई हुई जगह पर वो पहुंचते हैं। वहाँ पर पैसा लिया जाता है और पुलिस दूरी रहती है क्योंकि अभी तक उनका बेटा सोहेल अंगोरा सामने नहीं है, इसलिए वो रकम उनको दे दी जाती है और पुलिस के हाथ खाली, पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती। वो रकम देने के बाद फिर उनको बताया जाता है कि आप पटना जाइए और पटना में गंगा सेतु पुल है, उस पुल के पास जाइए, वहाँ आपका बेटा आपको मिलेगा। अब ये वहाँ पटना के गंगा सेतु पुल के पास पहुँचते हैं और वहाँ किडनैपरों के बताए हुए जगह पर वो जो है हनीफ सोहेल अंगोरा मिल जाता है। अब पुलिस बड़ी हिफाजत से उनको जो है घर लेकर आती है, सूरत आती है और इधर करीब ये 27 दिन तक उनके कब्ज़े में रहा। तो डॉक्टरों से इलाज भी होता है और जांच ये वो आराम किया जाता है। उसके बाद सोहेल अंगोरा से पुलिस पहली बार पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ करने के बाद सोहेल अंगोरा से पूछती है तुम्हें कहाँ रखा था, कहाँ कैसे लेकर गए थे। तो वो सोहेल अंगोरा कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था और मुझे बहुत मारा था। उसके बाद उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वो कहाँ ले गए उन्होंने, गाड़ियों में मुझे एक गाड़ी में रखा, फिर दूसरी गाड़ी में रखा, फिर तीसरी में रखा, फिर मुझे एक घर में ले जाकर रखा, फिर वहाँ से दूसरे घर में ले जाकर रखा, फिर वहाँ से तीसरे घर में ले जाकर रखा और उसके बाद फिर चौथे घर में ले जाकर रखा। वहाँ मैं लगभग 27 दिन से बंद था। अब जिस घर में उन बदमाशों ने इन्हें रखा था उस घर में शादी भी थी। अब इसको वो किडनैपर जो थे वो खाना वाना भी देते, फिर मारना भी बंद कर दिया, अच्छे से रखने लगे क्योंकि इधर हनीफ अंगोरा से पैसों की बात चली रही थी, रकम की बात, और वो मान भी गए थे। 9 से 25 करोड़ के बीच में जो भी रकम उनकी हुई हो वो अभी कुछ कंफर्म है नहीं। उसके बाद उस घर में शादी का प्रोग्राम था जिस घर में उसको रखा गया था, और वहाँ जिस रूम में उसको रखा गया था उस रूम में पेंट भी हुआ था और उसी रूम में नई दुल्हन को लाकर उस किडनैपर ने रखा था।
ये सब सोहेल हिंगोरा ने पुलिस को बताया। लेकिन पुलिस बार बार सोहेल हिंगोरा से एक ही बात पूछती थी कि कुछ ऐसा बताओ जिससे हमें कोई सुराग मिले उन लोगों के पहुंचने तक का, क्योंकि वो उन लोगों ने जितने भी कॉल किए थे वो सारे नंबर बदले हुए थे, और कोई कॉल यूपी से था, कोई कॉल उड़ीसा से था, कोई गुजरात से था, मतलब कोई बिहार से था, मतलब अलग अलग उन्होंने प्रदेशों से कॉल की थी और पुलिस को भटकाया था। वो बड़े शातिर और चालाक लोग थे, इसलिए उन्होंने पहले ही अपना एक एक आदमी, कोई यूपी में, कोई उड़ीसा में, कोई बिहार में, और जो है कोई गुजरात में, उन्होंने अलग अलग अपने लड़कों को भेज रखा था। और वो इसीलिए अलग अलग नंबरों से कॉल करते थे ताकि पुलिस गुमराह होती रहे, और पुलिस को वो गुमराह करते रहे और कामयाब भी रहे। अब इधर सोहेल हिंगोरा सोचता है ठीक है बताता हूँ, फिर पुलिस चली जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, ये चलता रहता है। और सोहेल हिंगोरा याद करता है, फिर बताता है कि मैं ऐसे ऐसे रहता था, मैं झाड़ू भी लगाता था, मैं काम भी करता था, और मैंने उस कमरे की पुताई की, पेंट किया, और खाली टाइम में मैं टीवी देखता था, उस रूम में एक टीवी लगी थी। लेकिन पुलिस का वही सवाल, कुछ ऐसा आप याद करो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपको याद आए, जिससे हमें कुछ सुराग मिले और हम उन किडनैपरों तक पहुंच सकें। अच्छा, पुलिस पर काफ़ी प्रेशर था क्योंकि ये एक अरबपति बिजनेसमैन सूरत के, और इनका बेटा सोहेल हिंगोरी जो है किडनैप हुआ था, तो काफ़ी प्रेशर था। इधर सूरत की, गुजरात की मीडिया में भी काफ़ी खबरें फैली हुई थी। खैर, फिर अचानक से एक दिन सोहेल हिंगोरा पुलिस को बताता है कि मैं अक्सर जब टीवी देखता था तो उन 27 दिनों में एक दो बार ऐसा हुआ कि उस टीवी में बैलेंस नहीं था या रिचार्ज ख़त्म हो जाता, क्या था वो, एयरटेल का कनेक्शन था, डिश का जो कनेक्शन था वो एयरटेल का था, और उसका रिचार्ज ख़त्म होता था या कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, तो उस पर जो टीवी थी उसकी डिस्प्ले पर एक 10 डिजिट का एक नंबर आता था, और उस पर कॉलर्स के लिए लिखा होता था कि कॉल करें और इसका ऐसे ऐसे। तो वो नंबर इतनी बार सामने आता था कि वो नंबर मुझे याद हो गया। वो नंबर पुलिस ने फिर सोहेल से कहा याद करो और वो नंबर बताओ, तो सोहेल ने आसानी से वो नंबर बता दिया, क्योंकि वो नंबर काफ़ी टाइम सोहेल हिंगोरा के सामने आता था और वो देखता था, क्योंकि शायद वहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी, ऐसा कुछ था। बस जब वो नंबर मिला, बस वहीं से केस का रुख घूम गया। अब पुलिस ने इस नंबर का पता लगाना शुरू किया तो पता चला पटना में एक भाई साहब का घर है, और उनके घर ये डिश का कनेक्शन है, और उस व्यक्ति का नाम था रंजीत सिंह, जिसके नाम से ये कनेक्शन था, और वो ही मेन आदमी था उस गैंग का, जो किडनैपर की गैंग थी। और इस गैंग में लगभग 50 लोग थे। अब रंजीत सिंह के बारे में जब जानकारी निकाली तो इसके पिता नागमणि, जो झारखंड में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे। अब ये भी बड़ी एक अजीब पहली है। लेकिन जब सारी जांच पूछताछ, सारी पड़ताल जब पुलिस ने की तो पता ये चला कि इस गैंग में इनकी, रंजीत सिंह की पूरी फैमिली शामिल थी, और ये रकम जो इन्होंने सोहेल हिंगोरा के पिता ने जो रंजीत सिंह को दी थी, उस रकम को सब लोगों में जिसका जैसे जैसे काम था उस हिसाब से बांट लिया गया। और बताया ये भी जाता है कि एक किडनैपर इनमें ऐसा भी था जो पटना से दिल्ली जाता है फ्लाइट से, और दिल्ली जाने के बाद वो पजेरो कार खरीदता है, और वहाँ से फिर वो पजेरो कार चलाकर पटना पहुँचता है। तो इन लोगों को एक एक करके पुलिस पकड़ती है, ये पकड़े जाते हैं, और वो कार भी बरामद होती है जो पजेरो कार
उस टाइम बड़ा नाम चल रहा था, पजेरो कोई कार थी, तो वो कार भी पकड़ी जाती है। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि सोहेल हिंगोरा को कुछ भी याद नहीं था, आंखों पर काली पट्टी थी और मारा भी था, काम भी करवाया, एक कमरे में बंद कर देते थे, एक दूसरे के नाम वो लोग अलग अलग लेते थे, कभी कुछ नाम कभी कुछ नाम, बदल बदल कर वो नाम लेते थे, कंफ्यूज करते थे। फिर उसी घर में शादी होती है, ये कमरे में बंद होता है, बाहर शादी, नाच गाने, ये सब मतलब सब कुछ चल रहा है, लेकिन इधर ये बंद है। इतना सब होने के बाद, और ये सोहेल हिंगोरा बताता है, मुझे ऐसा लगता था शायद मैं पता नहीं अब यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा भी या नहीं, एक अजीब सी दहशत रहती थी। लेकिन सोहेल हिंगोरा की एक अच्छाई जो काम में आई वो ये कि उन्होंने एक नंबर को याद कर लिया और उसकी वजह से पुलिस रंजीत सिंह किडनैपर तक पहुंच गई और एक एक करके इन सबको पकड़ लिया। ये आज की कहानी थी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करना अगर मेरी कुछ गलती हो, कुछ भूल रहा हूँ या मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। यही आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको हर रोज़ एक नई कहानी सुनाता चलूँ। और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, shariksuperstar@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। जय हिंद, जय भारत।